I would recommend Study IQ Mock Interview very highly, and the experience was very good. The arrangement of the institute and the coordination of the faculty members, they were really good. Yes, it was a good experience and I recommend it to others as well. I will highly recommend everyone who is preparing for civil service, especially for interview. My overall experience was very nice. I would highly recommend people to give mocks here. The quality of board members were very good. So yes, I will definitely recommend it. Definitely the interview experience was very good. It was an overall nice experience, and yes, I would be recommending it to others as well. Yes, ma'am, certainly. Yes, I would recommend. I would definitely recommend. I will recommend you highly that you should have once a conversation in Study IQ as well. May I come in, sir? Come in, please. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Yeah, sorry, sir. Good afternoon, sir. बैठिए please. You will have to take care when you go to the UPSC. Look at the watch twice. Yeah. What time is the interview? Sir, morning session. Morning. Yes, sir. Time given is 9 o'clock, sir. Report करना है. reporting time. Yes, sir. So how would you like to be addressed? By what name? Sir, भावना ठीक है, sir. Bhavna ma'am. Yes, sir. How many attempts have you taken? सर मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं. ये मेरा चौथा अटेम्प्ट. 4 दे दिए हैं. हाँ, ये चौथा अटेम्प्ट है, सर. अच्छा, ये चौथा अटेम्प्ट है. तो 4 कहाँ दिए हैं? चौथे अटेम्प्ट में तो आप सीधे जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, नहीं जा रहे हैं कि नहीं? यस सर. सर मेरे दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन तो हो गया है. हाँ. और ये चौथा अटेम्प्ट है. दूसरे में सिलेक्शन हो गया था मेरा और मुझे सर्विस मिली है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज. अच्छा, आर्म फोर्स ये इसी का हिस्सा ही है ना ये तो? यस सर. ओके ओके, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. अच्छा लग रहा है? यस सर. कहाँ पे है पोस्टिंग? सर मेरी पोस्टिंग नेवल हेडक्वार्टर में हुई है. यहीं पे दिल्ली में? यस सर. अफ्रीका एवेन्यू. यस सर. यहीं रहते हैं? यस सर. तो अभी रहने की जगह तो नहीं मिली होगी? मिल गई है? सर मैं पीजी में रहती हूँ अभी तो. पीजी में? यस सर. You get accommodation after, I mean government accommodation after how many years? सर एलिजिबल तो हम होते ही, पर जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर निर्धारित रहता है कि हमें मिलेगा या नहीं. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोलो, कॉन्फिडेंस आएगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा. यस सर. ये अच्छा, यही बताएं, जैसे आप 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं. यस. और 4th अटेम्प्ट में आप पार हो गए हैं. आधा तो पार हो गए, आधे से ज़्यादा पार हो गए हैं, है ना? तो इस अटेम्प्ट में ऐसा आपने क्या किया जो 3 अटेम्प्ट में पहले नहीं किया था? 2 फैक्टर्स बताइए कोई. सर मैंने ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें काफ़ी मैंने ज़्यादा मेहनत की थी. इस बार वैल्यू एडिशन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था. और मेरे पिछले अटेम्प्ट में मुझे ऐसे में बहुत कम मार्क्स मिले थे, 80 ही मिले थे. तो इस बार मैंने उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए वैल्यू एडिशन किया था. इस बार आपने एस्से किस सब्जेक्ट पे लिखा? सर एक पावर और अथॉरिटी पे था, और दूसरा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. अच्छा, हाँ ठीक है, जो गया उसको तो पीछे छोड़ो, आगे की सोचो. ठीक है, नॉट बैड. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? यस सर. अच्छा, मुझे ये मेरा बड़ा पेट सब्जेक्ट है ये, ठीक है? तो मैं इसमें 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे भारत सरकार ये क्लेम करती है या सही है कि इंडिया जो है वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, ठीक है? आप जानते हैं ये बात कि हो गया है इंडिया पूरा इलेक्ट्रीफाइड? सर जो हमारी स्कीम है, नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले. सर जो किसी भी इलाके को पूरा इलेक्ट्रीफाई बताने का जो क्राइटेरिया है, मतलब कि एक गांव के कुछ प्रतिशत जो घरों में इलेक्ट्रिक. में आप बताइए ना, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ बैठ के आप. मैंने सवाल ये पूछा, क्या इंडिया इलेक्ट्रीफाइड पूरा हो गया है या नहीं? सर जो मैं यही कह रही हूँ कि जो क्राइटेरिया सरकार के द्वारा निर्धारित फिर वही बात है. यस और नो. यस और नो भाई. जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसको आप बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं. उसी के आधार पे वो कह रहे हैं, उसी के आधार पे आपका जवाब होना चाहिए. वो तो गवर्नमेंट है ना. यस सर.
तो उसके आधार पे क्या इंडिया इलेक्ट्रीफाइड है? यस सर। यस सर। ये बात 5 चांस वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, 5 के एक ही सवाल पे 5 बार कोई नहीं पूछेगा। यस सर। छोटा जवाब, और जो पूछा जा रहा है कोशिश करिए कि बिल्कुल उसके इर्द गिर्द रह के जवाब देना है। यस। ठीक है, अब बताइए क्या क्राइटेरिया है? सर, किसी भी गांव या इलाके के कुछ प्रतिशत घरों में अगर बिजली पहुंच गई है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो इलाका इलेक्ट्रीफाई हो गया है। कितना प्रतिशत होता है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। तो फिर इसमें आपको इतना शक क्यों हो रहा है? मतलब ये पूरा माना ही तो जाएगा ना। वो तो अलग बात है ना कि घरों तक बिजली पहुंचना वो अलग स्कीम है ना। लेकिन पावर को गांव के हिस्सों में पहुंचा देना तो पूरा बिजलीकरण हो गया ना। यस सर। अच्छा, एक बात अब हो गया तब, तो अब इसके बाद ये बताएं कि आपकी एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल सर्वेंट हो जाएंगे तो और डबल जिम्मेवारी हो जाएगी कि अब इसमें 2 चैलेंज क्या हैं आपके सामने? सर, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन, मतलब कि सोलर विंड। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? वॉल्यूम बढ़ाओ। रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंटीग्रेशन है वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो ग्रिड को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो उसके ऊपर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रो पंप, हाइड्रो। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा चैलेंज? और दूसरा है कि जो अभी हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे, उसको और कैसे कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रतिशत टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन किसको बढ़ाया जाए? रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सा है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। मेरी समझ से 2 चैलेंज है। एक तो है रिलायबिलिटी कि बिजली जो क्लेम करती है सरकार, और हम सिटीजन्स मान के चलते हैं, हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है कि बिजली बराबर 24/7 है ना, 24 घंटे 7 दिन बिजली रहनी चाहिए। तो एक तो उसको इंश्योर करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, नंबर 1। दूसरी चैलेंज जो मैं समझता हूँ, सरकार मानती है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत रूरल एरियाज़ में देखता हूँ, जाता अभी भी जाके देखता हूँ कि वहाँ बिजली कुछ घरों में पहुँची है ना, और बहुत सारे में मेजॉरिटी घरों में नहीं पहुँची है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। अब उसका कोई बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, कोई सौभाग्य स्कीम है, कुछ है, लेकिन हमें स्कीम की बात नहीं। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है इनोवेशन और टेक्निकल समिट में आपका पेपर शॉर्ट लिस्ट हुआ। यस सर। तो आजकल का तो ज़माना ही इनोवेशन का है। यस सर। है ना। तो आप मुझे इस जो दूसरी समस्या है, पहली वाली तो बड़ी समस्या है कि उसकी रिलायबिलिटी वो जो है वो तो भारी भरकम चीज़ है। दूसरी समस्या है कि हर घर में बिजली कैसे पहुँचे, इसका कोई बहुत इनोवेटिव सा जवाब दीजिए। सर, हम जो अभी जो योजना है PM सूर्य घर योजना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घरों पे सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। उसके अलावा जो अभी सरकार इस पे काम कर रही है, स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, उस पे काम किया जा सकता है कि कोई छोटे से इलाकों में छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के वो अपनी इंडिपेंडेंटली एक सिस्टम चला सकते हैं कि हर गांव का एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और उसी में से ऊर्जा दी जाएगी उनको। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा सवाल और मन कर रहा है पूछने का, क्योंकि आपकी इंटरेस्टिंग हॉबी है कि आप सर्वाइवल मूवीज़ देखते हैं। आप ही की हॉबी है ये? यस सर। तो ये मतलब ये आप चुनते कैसे हो? तो सर्वाइवल मूवीज़ तो गिनी चुनी आती हैं, साल में एक आध। यस सर। तो अच्छा है, मतलब एक ही मूवी से बात बन जाती है? नहीं सर, वैसे समय तो मिलता ही नहीं ज़्यादा, तो साल में 3-4 आ जाती है तो मैं देख लेती हूँ। आप मतलब सर्वाइवल क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे वो ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरे जो भी शैली है फिल्मों की, उससे ज़्यादा उसमें एक वास्तविकता का भी तत्व होता है कि रियलिटी में लोग कैसी स्थिति में अगर फंस जाते हैं तो कैसे उसमें संघर्ष से अपनी दृढ़ता के आधार पर वो बाहर आते हैं। तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, प्रेरणा मिलती है आपको? यस सर। वो लास्ट मूवी कौन सी देखी है आपने जो आपको बहुत अच्छी लगी? मैंने मिली देखी थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मिली मूवी। कौन सी? मिली। मिली? यस सर। ओह,
कौन है उसकी वो एक मेन? जाह्नवी कपूर। जानवी? यस सर। मिली में? यस सर। कहीं गलती तो नहीं कर रहा है? नहीं सर। अच्छा, घर जाके सोच लीजिएगा। यस सर। थैंक यू, धन्यवाद। यस सर। भावना बहन, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है। यस। मुझे दो क्वालिटीज़ बताइए जो आपकी पर्सनालिटी में हैं जो कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं। सर मुझे लगता है मुझ में प्रेजरवेंस यानी दृढ़ता का जो एक व्यक्ति में होना चाहिए वो है मुझ में। और दूसरा है कि जो अभी भी मैं अपने सबॉर्डिनेट जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ सबॉर्डिनेट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है पूरे डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाने के लिए। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन जो डेवलप करने की जो ज़रूरत होती है सारे ऑफिसर में, वो मुझे लगता है कि मुझ में है। तो आपको फर्स्ट क्वालिटी जो आपने बयान किया, तो योगा से कुछ हासिल हुआ? यस सर, योगा हमारे मन को शांत करता है, संतुलित जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हम बहुत क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं। तो हमें अच्छे निर्णय लेने में वो मदद करता है कि हम कोई जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लें। आप सॉफ्ट पावर के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। क्या चीज़ है ये? जैसे कि कोई देश अपने सांस्कृतिक धरोहर या डेमोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल या वैल्यू है उसके आधार पर दूसरे देशों के लोगों और उनकी सरकारों के साथ जब संबंध बनाने की कोशिश करता है तब उसको सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले हम कह सकते हैं। दो एलिमेंट्स भारत की फॉरेन पॉलिसी में बताइए। जैसे हम डायस्पोरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और हम हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो भी काफ़ी प्रचलित है और देशों में, उसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं सोच रहा था आप योगा बताएंगे पहला। यस सर, योगा। ओके। और आप कृष्णा पार्क सोसाइटी के पास? यस सर। कृष्णा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट इंस्ट्रूमेंट? बंसी सर, मुरली बजाते हैं। और जो दूसरे हैं, जब भी उनकी तस्वीर आती है कुछ ना कुछ हथियार है, लेकिन कृष्णा का जब आप फोटो देखते हैं तो कोई हथियार नहीं। ये क्यों है? आप क्या इसका खुलासा क्या निकालते हैं? सर मैंने इस बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस बारे में, पर मुझे लगता है कि कृष्णा भगवान की जो उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी ऐसा था कि वो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उनको मतलब जुल मिल के कैसे रहे, उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। तो वही चीज़ को वो सिंबलाइज करता है। अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये इंडस वैली स्क्रिप्ट डिसिफर करने के लिए कुछ इनाम दिए हैं। यस सर। तो आप एस.आर. राव का नाम सुने हैं? यस सर। हाँ? उन्होंने कुछ डिसिफर किया था पहले इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में? ये सर, उनकी कुछ रिसर्च आई हुई थी कि उन्होंने जो द्रविडियन, प्रोटो द्रविडियन जो ब्राह्मी लिपि थी उसकी और इंडस स्क्रिप्ट की जो उनके बीच में जो संबंध था उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, पर अभी मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है सर। तो गुजरात में एक सूरत जो पोर्ट है, दीव आसपास, दीव दामन जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, तो आप कुछ जानते हैं उसके बारे में, कोस्टल एरिया के बारे में? दीव, दामन, सूरत, वहाँ एक हर साल त्यौहार मनाया जाता है सकोत्री माता के नाम पे, सुने हैं आप? नहीं सर, माफ़ कीजिएगा, मैंने नहीं सर। नहीं सर। जब गुजरात से जहाज़ जाते थे यमन के आइलैंड सकोत्रा, उसके बारे में है। कश्मीर में हाइडल पावर तो है वहाँ, है ना, कई डैम्स हैं, छोटे मोटे बड़े भी,
लेकिन वहाँ परसिस्टेंट पावर प्रॉब्लम है। मुश्किल से 8 या 10 घंटे बिजली आती है। 2 कारण मुझे बताइए, ट्रांसमिशन लॉस के अलावा। सर कश्मीर की टेरेन बहुत मुश्किल है, उस वैसे इलाकों में पावर ट्रांसमिशन एक चुनौती बन जाता है, वो एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण सर ग्रिड की स्टेबिलिटी भी हो सकता है, जब जैसे कि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा आ जाती है, तो उस स्थिति में पावर डिमांड अचानक से बढ़ सकती है। जब ऐसी स्थिति होती है तब ग्रिड डिस्टेबलाइज हो जाती है और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं, तो शायद वो भी कारण एक हो सकता है बिजली कट जाने का। नेशनल ग्रिड से लिंक है कश्मीर? सर मुझे पता नहीं है सर। ये सीरिया का कैपिटल क्या है? दमास्कस सर। अभी हाल में वहाँ कुछ हुआ? यस सर। एक लाइन में बताइए क्यों और कैसे हुआ। सर सीरिया में एक सरकार थी जो उन पे ऐसे आरोप लगाए गए थे कि वो जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थी, तो कुछ सिविल वॉर जैसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई और कुछ ग्रुप ने मिलके वहाँ की सरकार को फिर हटा दिया था। तो अभी जो हैं वहाँ प्रेसिडेंट या जो भी हेड गवर्नमेंट के, वो कुछ आतंकवादी थे? ऐसा बोला जाता है। वो जो ग्रुप है, बोला नहीं जाता है, 10 मिलियन का इनाम है उनके सिर पे। यस सर, वो जो ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला भी गया था सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून भावना। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम। आज ठंड थोड़ी कम है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। दिल्ली और गुजरात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, यहाँ कब से हैं आप? 1 साल हो गया मैम। तो कैसा लग रहा है दिल्ली का तापमान, या गुजरात के तापमान की आदत थी? गुजरात में विंटर्स अच्छे रहते हैं, यहाँ पे थोड़े एक्सट्रीम वेदर जैसा हो जाता है। अच्छा, तो आपने ऑप्शनल लिया है एंथ्रोपोलॉजी और आपने ऐसे लिखा पावर और अथॉरिटी पे। यस। तो पावर और अथॉरिटी एंथ्रोपोलॉजी में किन थिंकर्स आपने पढ़ा है जिन्होंने पावर और अथॉरिटी के ऊपर बात की है? इवान प्रिचार्ड और जिन्होंने न्यूअर ट्राइब को पढ़ा था, और लूसी मेयर भी है। जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो एक और सोशल साइंस का डिसिप्लिन है जो एंथ्रोपोलॉजी के बहुत पास समझा जाता है अपनी मेथडोलॉजीज़ की वजह से। कौन सा है वो डिसिप्लिन? सोशियोलॉजी मैम। ठीक है। और सोशियोलॉजी में पावर के ऊपर कौन बात करता है? कोई थिंकर जो आपके जहन में आ रहा हो? इमाल डर्कheim, पता नहीं मैम। अच्छा, डर्कहाइम। फूको का नाम सुना है आपने? नहीं मैम। अच्छा, तो डर्कहाइम पावर के बारे में क्या कहते हैं? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये सब डिस्कस किया। थोड़ी सी बात करते हैं फ़ैशन के बारे में। आप आती हैं गुजरात से और गुजरात का फ़ैशन इंडिया में एकदम ही अलग माना जाता है। तो गुजरात की जो फ़ैशन की स्पेसिफिसिटीज़ हैं उसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैम गुजरात में पहले से ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या कॉटन इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप हुई है अभी भी, तो उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। जैसे कि पटोला काफ़ी फेमस है गुजरात का, पर उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि आज के समय में जो चनिया चोली बन रही है, जो आज की जनरेशन की जो डिमांड है उसके आधार पर उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे आ रहा है वो आपके हिसाब से एक अच्छा इम्पैक्ट है। यस मैम। इस बारे में कुछ और बोलना चाहेंगी आप? जी नहीं। और कौन कौन सी फैशन इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट हो रही हैं गुजरात में? और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैम। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात आप और बताइए, बीइंग अ वुमन, जो मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर हमारे देश में इतनी बड़ी डिबेट चल रही है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसको एक मॉडल पॉलिसी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से उन्होंने एक मॉडल पॉलिसी की डिमांड की है कि मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर एक नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा सकने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। अभी हमारे देश में सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है। आपको पता है उन स्टेट्स के बारे में? एक तो बिहार है मैम, दूसरा मुझे पता नहीं। केरला। यस। तो ये 2 स्टेट्स हैं।
आपके हिसाब से क्या मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए? क्या महिलाओं को, लड़कियों को इस लीव का लाभ मिलना चाहिए? हाँ मैम, मुझे लगता है कि इस प्रकार की लीव देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तब अगर वो ऑफ़िस जाती है तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी होती नहीं है ऑफ़िस में, तो बेहतर है कि वो लीव ले ले। पर उसको मेंस्ट्रुअल लीव के नाम से ही जाना जाए, मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि इस पॉलिसी के नाम पे फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा महिलाओं के साथ। तो इसको हम मेडिकल लीव के साथ ही इंक्लूड कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ प्रावधान तो होने ही चाहिए, ताकि हम हमारी जो वर्क प्लेस है उसको ज़्यादा इंक्लूसिव बना पाए और इस लीव का मिसयूज़ ना हो। यस, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके के जो भी लॉज आते हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो इस लीव को अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो आपको क्या लगता है कि किन तरीक़ों से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसका मिसयूज़ ना किया जाए? जैसे इंटरनल वुमेन कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में, वैसे ही कुछ सिस्टम हम बना सकते हैं। इंटरनल वुमेन की जो भी सिस्टम है उसको पैरेलली कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है, ताकि देखा जाए कि कोई मिसयूज़ ना हो। ओके, ठीक है, थैंक यू भावना। थैंक यू मैम। हाय भावना। हेलो सर। भावना, आपकी स्माइल जो है बहुत आपकी पर्सनालिटी का बड़ा ऑब्वियस पार्ट है। यस। तो अभी पैनलिस्ट के सामने या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही व्यवहार करते हैं? ऐसे ही हो सर। चलो, बहुत अच्छी बात लगी सुन करके। तो आपकी मदर हाउसवाइफ है, राइट? यस। सो आपका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे टिपिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ हाउसवाइफ होती हैं, मदर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, करेक्ट? पर आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभी उनको फील होता है कि शायद लैक ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड लैक ऑफ मतलब कि उनके रोल को समझना, मानना और उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको ऑब्वियस कर देना कि ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। तो ये आपके हिसाब से क्या ऐसा ही है? और इसमें अगर कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए जिससे कि हाउसवाइफ्स को लगे कि हाँ, जो वो कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और वो एक्चुअली क्या वैल्यू दे रहा है और उनको कैसे फील करा रहा है? इस पे आपके क्या विचार हैं? सर, मेरी माता श्री भी यही कंप्लेन करती रहती है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो मुझे लगता है इसके उनको तो पता ही है कि वो अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, फिर लेकिन बच्चे और अन्य लोग उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो इसकी शुरुआत हम शिक्षा से ही कर सकते हैं कि जब बच्चे, अब जैसे कोई माता कंप्लेन करती है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो वो अपने बेटे को सिखा सकती है कि जब तक भविष्य में कभी तुम्हारी ऐसे कोई मदद करेगा तो कैसे आप उसका धन्यवाद करेंगे। और ये एक फैमिली रेयरिंग प्रैक्टिस का भी एक हिस्सा बनाया जा सकता है कि इन जनरल अगर आपकी कोई मदद कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के, तो आप उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव दर्शाए। बहुत अच्छा विचार है आपका इस मामले में। ये जो आपने को ऑथर किया था पेपर जो शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो इनोवेशन एंड टेक्निकल समिट में आपने किया था, करेक्ट? इसमें कोर टॉपिक क्या था ये जिसमें आपने सबमिट किया था? टॉपिक का नाम था रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर सप्लाई थ्रू डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। वेरी गुड। तो उसमें दो कोर चीज़ें आप बताइए जो उस पेपर में आप लोगों ने हाईलाइट की थी इसमें, इसके बारे में। सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनका काम होता है ग्राउंड लेवल पे जो भी डेटा होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे वोल्टेज, करंट, फेज, उन सब को मेजर करना होता है और उनको डिजिटली कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफ़र करना होता है। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और दूसरा होता है स्काडा, जो कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम होती है। वो सारे डेटा को एनालिसिस करके फिर हमें बताती है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या इशू है, करेक्शन करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो वो दो महत्वपूर्ण पहलू थे। अच्छे से डिटेल किया आपने। करेंटली जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपके कलीग्स भी होंगे वहाँ पे, करेक्ट? आपके और कितने कलीग्स हैं जो री अटेम्प्ट कर रहे हैं यूपीएससी? सर,
2 लोग हैं मेरे साथ, सेक्शन ऑफिसर ही है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू स्टेज में अपीयर कर रहे हैं। और कितने लोग होंगे जो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं? काफ़ी है सर, उनके अटेम्प्ट ही अब तो नहीं रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भावना के अंदर ऐसा क्या अंडरलाइंग रीज़न है कि भावना फिर से री अटेम्प्ट कर रही है और बाकी लोगों ने उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे आर हैप्पी विद इट? सर मुझे जब मैंने मेरा दूसरा प्रयास दिया था तब मैं काफ़ी संतुष्ट नहीं थी, जैसा मैंने ऑप्शनल पेपर दिया था, एसए पेपर दिया था। फिर तीसरे अटेम्प्ट में तो मैं प्रीलिम ही क्लियर नहीं कर पाई, तो वो असंतुष्टि मेरे में अभी भी है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी भी 1 आध 2 अटेम्प्ट और देने हैं कि मैं और अच्छे से पेपर दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। थैंक यू माय डियर। थैंक यू सर। वी सी यू हिंदी में फिर मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। यस सर। 2 मिनट बाहर रुक जाए। भावना बहन, तो आपका तो मतलब बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है और सभी बोर्ड के मेंबर्स आपकी बहुत कुछ एक चीज़ों से प्रभावित हुए हैं कि आपके चेहरे पे जो एक परमानेंट मुस्कान है, ये आपका बहुत बढ़िया हथियार है। मेंबर साहब ने आपको पहले ही इस बात पे बताया। तो आपको इसका ना पूरा फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि और भी ज़्यादा स्माइल करना शुरू कर देना है। स्माइल उतनी ही रहनी चाहिए जैसे अब है, नेचुरल स्माइल है, ये आपका एक अच्छा ट्रेट है। अब इसको थोड़ा सा आप और भी बिल्ड कर सकते हैं। क्या? एक तो थोड़ा अभी जैसे बैठे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छा बैठे हैं कि कुर्सी की कमर पे आप टिके नहीं हुए हैं, पर थोड़ा सा नहीं, सीधे हो जाइए, कंधे पे ये जैसे कहते हैं ना शोल्डर ड्रॉन बैक, वो वाला होना चाहिए ऐसे। अभी बहुत बढ़िया है, सहज भी हैं और एकदम चुस्त हैं, है ना। ये होना चाहिए कि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा ये आपको और इससे वो मिलेगी, इसमें आपकी पर्सनैलिटी की छवि और अच्छी आंकी जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखिए, है ना। वहाँ तो खैर आप थोड़ा और नज़दीक होंगे यूपीएससी के कमरे में, इतना दूर नहीं बैठना होगा, पर आवाज़ का जो वॉल्यूम है उसके बढ़ाने के 2 बड़े क्लियर एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये है कि जैसे आप अच्छे वॉल्यूम में बोलते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही वो हो जाती है और चुस्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा कंधे खींच लीजिए थोड़ा, तो वो अपने आप ही हो जाता है, और उसमें मॉड्यूलेशन आता है, आवाज़ में ना एक रिदम आता है कि जहाँ अच्छी बात है तो आपकी आवाज़ उसके हिसाब से ऊपर नीचे आवाज़ हो रही है। और दूसरा जो कि मोर इम्पोर्टेंट है, जो सॉफ्ट पावर है, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा उससे। इंटरव्यू कब है? 12 फरवरी। ओहो, आप तो इतनी तैयारी कर लेंगे कि कोई हद नहीं। बहुत टाइम है आपके पास, है ना, 1 महीने का टाइम है। मॉक कितने कर चुके हैं पहले? पहला है, तो बहुत ज़्यादा मत करिएगा। मेरे ख्याल से ऐसे करें कि अब 1 हफ्ता तैयारी करिए, फिर 1 मॉक, फिर 10 दिन तैयारी करिए, फिर लास्ट मॉक, 2 मॉक्स और 2। मॉक से कुछ हासिल नहीं होता है, और बहुत कम हासिल होता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मैं इनकी मार्केट में बिगाड़ नहीं रहा हूँ। देखिए, मॉक्स में बहुत कुछ नहीं होता है गेम, आपकी अपनी प्रैक्टिस से होता है बहुत, है ना। 2-3 इसलिए कर लेने चाहिए ताकि आपको कुछ इनपुट्स मिल जाएं जो आपकी अपनी, जिसके प्रति आप सचेत नहीं हैं, ठीक है। और थोड़ा पॉजेस भी दीजिए बोलने में, जैसे वॉल्यूम अच्छा हो थोड़ा पॉज दीजिए, लगातार मत बोलिए। मतलब 2 सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप मत लगाइए। 1 सेंटेंस में कम से कम 2 बार कॉमा और फुल स्टॉप होने चाहिए, ठीक है। और रुक के आराम से बोलिए, आवाज़ वॉल्यूम ऊपर लेकिन स्पीड कम, वो उसमें भी बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। जल्दबाजी नहीं लगती है, आपके मन में विचार और साफ होते हैं। और थोड़ा पॉज करिए, सवाल को ख़त्म होने दीजिए। 1 आध बार आपने ऐसा किया कि सवाल के एकदम ख़त्म होने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया,
वो कभी नहीं करना, वो तो बड़ी भारी गलती है ना। लेकिन कम्युनिकेशन की सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि सुनिए, है ना। तो सबसे पहले तो सुनिए आप कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, और अपने जवाब को उस सवाल का जो एक केंद्र बिंदु है ना, उससे शुरुआत करिए। जैसे हम पहले सवाल पे काफ़ी देर अटक गए, है ना, तो हमने आप एकदम से उसमें कहिए कि जी बिल्कुल पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया है ना। अब वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, और नहीं पूछेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपका सवाल का जवाब एक शब्द में ही पूरा हो गया। लेकिन उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देना। अगर आप इफ्स एंड बट्स में पड़ गए तो आप वो सवाल को बिगाड़ लेंगे, जवाब को बिगाड़ लेंगे, है ना। बिगड़ने नहीं देना है उसको। उसके हर सवाल में ना एक केंद्र बिंदु होता है, एक क्रक्स होता है, उससे शुरुआत करनी। थोड़ा जब आप सवाल के जवाब दे रहे हैं तो और मेंबर्स की तरफ भी थोड़ा देखें। अब जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे बीच में आप जवाब जैसे देना शुरू करें, एक दो सेंटेंस आपने बोल दिए, तो आप मेरे बाएं दाएं बात करें, फिर उधर मेंबर से बात करें, फिर करें, मतलब। और ऐसे नहीं आंखों से आंख टेढ़ी करके नहीं करना है, मतलब वो तो और ख़राब लगेगा, है ना। आंखों के किनारे से नहीं देखना है, समझ गए ना, कनखियों से नहीं देखना है, समझ गए। थोड़ा गर्दन को हिलाना है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। आप बात करते करते बोलते बोलते ऐसे पूरी गर्दन को घुमा के करिए। सभी मेंबर्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। क्या तारीख है आपके जन्मदिन की? अच्छा, अगस्त। बहुत बढ़िया, आपका तो राशि भी बहुत अच्छी है, वर्गो है ना, या नहीं जानते वर्गो को? सर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती। ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ मैं। नहीं, अपनी राशि के बारे में तो जानते हैं। धनु राशि है सर। धनु तो उसमें हुई ना जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो अब तो सारी दुनिया अंग्रेज़ी के कैलेंडर पे चलती है, कोई फ़र्क नहीं। मतलब आपका भविष्य बहुत अच्छा है, और आप प्रैक्टिस करें, 2-3 मॉक से ज़्यादा मत करें, ठीक है। ये आपको एक इनपुट से। आपको कुछ पूछना है तो किसी मेंबर से आप सवाल कर सकते हैं। सर मेरी क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे थे, और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकती हूँ? हाँ, जब मेंबर सवाल पूछते हैं ना, कभी कभी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने आपको परसिवियरेंस से लिंक करके प्राणायाम की तरफ गया, उसके बाद सॉफ्ट पावर पूछा। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जो भारत की तरफ से सबसे मशहूर सॉफ्ट पावर योगा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुआ, आप डायस्पोरा और यहाँ वहाँ चले गए। और इसको आपके रिलेट करना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री आपके पहले हैं, हमारे बाद में हैं, आपके गुजरात के हैं, है ना। तो वो नहीं, ये तो मजाक की बात हो गई। वो तो योगा के इतने धुनी हैं, और उनकी मतलब जो शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं, वो तो सारी दुनिया उस बात की कायल है। पूरे वर्ल्ड को योगा के नाम से जोड़ दिया उन्होंने। तो फॉरेन पॉलिसी का तो इससे बड़ा एलिमेंट कोई, जैसे साहब ने बताया आपको, इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, एक सवाल और मैं भूल जाऊँगा। जो आपका जो अभी आपका जो असाइनमेंट है ना, आप काम कर रही हैं ना, तो उसके बारे में अच्छा खासा 8-10 सवाल खुद जनरेट करिए। उसमें कोई ना कोई मेंबर होगा कि जो उस बैकग्राउंड से होगा, ठीक है। और वैसे भी जो आपका करंट असाइनमेंट होता है उस पर काफ़ी सवाल किए जाते हैं। यहाँ आपसे नहीं पूछा गया कोई सवाल, है ना, तो आप इस पर ख़ास तौर से पढ़िएगा। तो आपका जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था, डायस्पोरा और दूसरा जो आप कारण बताए। तो उसके बाद मैं पूछने वाला था, गुजरात से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध लीडर्स कौन कौन से हैं? 3 बताइए। सर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जी। वल्लभ भाई पटेल ग्लोबली? यस सर। अदानी और अंबानी नहीं है? हाँ, उनको भूल जाए, इतिहास में कहाँ जी रहे हो।
शुरुआत मोदी जी से करिए। बिलियनियर हाँ। मोस्ट। और अदानी से बढ़ के तो मतलब क्या, उन्होंने नक्शा बदल दिया है भारत का। अब ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस है उनका, लेकिन बिल्कुल नक्शा बदल दिया। क्वालिटी काम की देखिए उनकी। emerging billionaire, like Elon Musk और मार्क जकरबर्ग। तो आपको ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए, हाँ? वो ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नहीं, अब हिंदी में है तो हिंदी में ही होना चाहिए, धन्यवाद। और आके भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें, है ना। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है ये। भाई जितना संभव है उतना इन हिंदी में बात की जाए ना। तो आप जैसे हिंदी में तो बड़ा अच्छा रहेगा कि आप नमस्कार हाथ जोड़ के कर दीजिए, वैसे इंग्लिश में तो नॉर्मली नहीं करते हैं, है ना। तो आपको बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है, बड़े करके हल्का सा झुकिए, देखिए वहीं पे 10 मार्क्स तो आपके वैसे ही जुड़ जाएंगे। सर एक चीज़, हाँ प्लीज़ प्लीज़। आपके जो एनालिटिकल आंसर्स थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे। जैसे सर ने आपसे पूछा कि किस तरीके से घर घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है, तो उसके लिए जो आपने सॉल्यूशंस दिए वो काफ़ी इनोवेटिव थे। तो उनको अपनी स्ट्रेंथ समझकर आप उनको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। यस मैम। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ समझने के लिए वहीं आपका स्ट्रेंथ है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप करें। ओके। आपको एक छोटा सा मंत्र और बताता हूँ। मैम ने जो ये इनपुट दिया, ये और पीछे एक कैंडिडेट को इन्होंने दिया था इनोवेशन पे। देखिए ये जो ज़माना है ना, इतना गजब का इनोवेशन हुआ है। बड़े बड़े लोग कहते हैं, तो ऐसा सोचा ही नहीं, छोटे छोटे घरों में बैठ के लोग और क्या इनोवेट कर रहे हैं, है ना। तो आपको करना ये चाहिए कि आप 8-10 प्रॉब्लम्स गुजरात से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, ग्लोबल सिनेरियो से 8-10 ऐसे इश्यूज उठाएंगे जो चैलेंज है ना, बहुत भारी चैलेंज है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए, हमारे अपने समाज के लिए। तो उन पे आप सोचिए कि भाई कुछ तो उदाहरण, वो तो कुछ तो सॉल्यूशन उसके मार्केट में ऑलरेडी हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसमें आप ऐसे मन से सोच के कोई बिल्कुल नया आंसर पैदा करिए, ठीक है, कि ये भी संभव है, ये भी किया जा सकता है। तो ऐसे आप आंसर्स ना अपने नोट करके रखिए, 10, 12, 15 इश्यूज़ पे। आप वहाँ हैरान कर दंग कर देंगे आप बोर्ड को कि बिल्कुल एक नई बात कही है आपने जो नॉर्मली नहीं कही जाती है, ठीक है। यस। इस बात को खास पल्ले बांधिए, बाकी सारियों को पल्ले बांधिए। थैंक यू। और हाँ, ये अटायर ऐसा तो नहीं पहनेंगे आप, कहीं हरा है, कहीं नीला है, कहीं बेज है, हैं? सारी पहनेंगे सर, वो तो प्रॉपर है सर। और वो कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है। फुटवेयर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, कॉम्बिनेशन पे ना, यस। शूज़, सॉक्स, सबको कॉम्बिनेशन बराबर सा होना चाहिए, है ना। 8-10 रंग नहीं होने चाहिए, ज़िंदगी में तो होने चाहिए कई रंग। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।